पार्ट 2 भोजन के घटक। जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो 2.1 है हमारा, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है ना। तो देखते हैं, एक सेकेंड। 2.1 ठीक है। तो प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक है ना प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें किससे प्राप्त होते हैं, पादपों या जंतुओं से। ठीक है, इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हमको चावल बनाना है ना। चावल बनाने के लिए क्या होते हैं, कच्चे चावल, पानी और नमक। तो ये संघटक हो गए हैं चावल के, है ना। तो कच्ची सामग्री जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, और इन घटकों को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं, ये पोषक तत्व कौन से होते हैं, या ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। ठीक है, इन पोषकों के अलावा हमारे भोजन में और क्या उपस्थित होते हैं, तो रुक्षांश और जल, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होते हैं, है ना। ठीक है, क्या सभी खाद्य पदार्थ में पोषक उपलब्ध होते हैं, है ना। तो जो पोषक हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, तो क्या हर पदार्थ में सारे उपस्थित होते हैं, तो ऐसा नहीं है ना। जैसे मान लीजिए सूर्य की रोशनी है, उसमें विटामिन डी उपस्थित होता है, तो क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट या वसा होता है, नहीं होता है। मिल्क है, दूध है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना, और ये उपस्थित होते हैं। तो मतलब क्या है कि कुछ सामग्री ऐसी होती है जिनमें सभी उपस्थित होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सभी उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ उपस्थित अवश्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सामग्री हैं हमें कैसे पता चलता है कि इस, जैसे मान लीजिए चावल है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये वसा है या विटामिन है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इनके परीक्षण करना होता है। तो इनका परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो हम आगे बताते हैं। तो इनके परीक्षण के लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ठीक है, और एक ड्रॉपर और परख नली की आवश्यकता होती है। और ये जो परीक्षण है हम पके हुए भोजन में या फिर कच्ची सामग्री दोनों में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या है, खाद्य पदार्थ की जांच करते हैं कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है वो मंड या शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यदि उसमें मंड या शर्करा उपस्थित है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ठीक है, चलिए अब आगे। ये आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। तो टिंचर आयोडीन हमारा क्या होता है, पूर्तिरोधी बोलते हैं टिंचर आयोडीन को, या फिर एंटीसेप्टिक घोल भी बोलते हैं, है ना। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जब हमारे हाथों में या कट लग जाता है या चोट लग जाती है तो डॉक्टर लोग इसको उपयोग करते हैं उस घावों पर लगाने के लिए, जिससे वो बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, और जो हमारे जो जीवित ऊतक हैं उनका कोई नुकसान नहीं होता है ना। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम नीलत होता है, ये क्यूप्रिक सल्फेट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग कृषि के रूप में भी किया जाता है, जिससे फसलों को बचा सकते हैं, है ना। फसलों को बचाया जाता है कॉपर सल्फेट का यूज़ करके, जैसे कवकों का नाश करने के लिए, जीवाणुओं का नाश करने के लिए। ठीक है, और कॉपर सल्फेट का उपयोग जो गोंद बनाते हैं ना, चिपकने वाली जो गोंद रहती है जिसका हम उपयोग करते हैं, वह भी बनाने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, विलयन है तो उसमें हम क्या करेंगे, वही जल में 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला देंगे तो वो कॉपर सल्फेट विलयन हो जाएगा, जिसका उपयोग हम प्रोटीन और प्रोटीन के लिए करेंगे, है ना। और 100 ml जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा, तो उसका उपयोग भी हम प्रोटीन में ही करेंगे। यहाँ पर जो कास्टिक सोडा विलयन है तो वह क्या होता है, हमारा जैसे धावन सोडा है, अर्थात कपड़े धोने का जो निरमा रहता है, ठीक है, उसमें यदि बुझे हुए चूने से क्रिया करते हैं तो उससे क्या होता है, कास्टिक सोडा बनता है। बुझा हुआ चूना किसे कहेंगे, जो चूने से यदि हम पानी की क्रिया करेंगे तो उसे बुझा हुआ चूना कहेंगे। ठीक है,
और इसी बुझे हुए चूने से यदि हम धावन सोडा अर्थात जो कपड़े धोने के लिए जो निरमा रहता है, जो सोडा रहता है, उससे यदि हम क्रिया कराएंगे मतलब मिलाएंगे दोनों को आपस में, तो उससे कास्टिक सोडा विलयन बनता है। ठीक है, कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। आयोडीन तनु विलयन का जो परीक्षण है वो मंड में करेंगे अर्थात कार्बोहाइड्रेट में करेंगे। कॉपर सल्फेट का जो परीक्षण है वह हम प्रोटीन में करेंगे और कास्टिक सोडा विलयन का भी परीक्षण हम प्रोटीन में ही करेंगे अर्थात कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन दोनों का यूज़ प्रोटीन में होगा। क्रियाकलाप 2 में हम मंड के लिए परीक्षण करेंगे। ठीक है, इस परीक्षण के लिए हम क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री लेंगे। ठीक है, अल्प मात्रा में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालेंगे। ठीक है, यदि उसका रंग बदलता है, वह रंग कौन सा कलर का होगा, नीला या काला। ठीक है, नीला या काला रंग का होता है यदि वह आयोडीन विलयन डालने पर, तो वह मंड की उपस्थिति दर्शाता है, मतलब वह दर्शाता है कि हाँ कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में आलू बताया गया है ना, इसमें आयोडीन विलयन डाला गया है तो इसमें इसका कलर बदल गया है, तो इसमें नीला ये काला रंग आ गया है। तो यदि ये रंग में परिवर्तित हो गया मतलब आलू में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हम आलू के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री भी ले सकते हैं और उन पर परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। तो प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी ठोस खाद्य पदार्थ लेंगे और उसका है ना पेस्ट अर्थात क्या है, चूर्ण बना लेंगे, बारीक चूर्ण बना लेंगे और उसको पीस कर या मसल कर लेंगे। ठीक है, और उसको एक साफ परख नली में डाल देंगे। अब क्या करेंगे, उसमें 10 बूंद जल डालना है और उसको क्या करना है, हिलाना है। अब 10 बूंद जल डालने के बाद उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाना है और ठीक है, और 10 बूंद क्या है, कास्टिक सोडा का विलयन डालना है और उन्हें हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली में क्या कर देना है, रख देना है। कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे, उसमें क्या होगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा। तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति दर्शाता है, प्रोटीन की। वसा के लिए परीक्षण करेंगे अब हम। तो खाद्य पदार्थ को हम अल्प मात्रा में लेंगे और इसे कागज़ के टुकड़े में लपेट कर बारीक कर देंगे, है ना। तो लपेट कर उसे हम बारीक करेंगे या फिर उनको कूटेंगे, है ना, मतलब ऐसे कूटेंगे तभी तो वह बारीक होगा। हमें ध्यान देना है कि कागज़ फट ना जाए। ठीक है, अब कागज़ को सीधा करते हैं। अब इस पर तेल के धब्बे, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं, तो कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। तो क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, तो कागज़ पर तेल का धब्बा अर्थात खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब जो तेल का धब्बा रह जाता है ना खाद्य पदार्थ में, जैसे कि हम पोहे खाते हैं, पोहा हो या जलेबी हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जिस भी पदार्थ में यानी कि तेल उपस्थित रहेगा तो वह क्या होगा, उसमें वसा होगा, है ना। तो हम तो एक बात वसा से याद आई है कि हमारे जो भी सब्जियां बनाते हैं तो सारी सब्जियों में वसा तो ज़रूर उपस्थित होगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो हमारी तेल से ही होती है उसमें, है ना। सभी जो सब्जियां हम बनाते हैं पकाते हैं उसमें तेल तो उपस्थित होता है, मतलब उसमें वसा उपस्थित होता है ना। यदि उसमें तेल है मतलब वसा उपस्थित है और नहीं है मतलब उसमें वसा नहीं है। तो परीक्षण करते समय हमने क्या देखा कि यदि खाद्य पदार्थ में विलयन मिलाने पर काला या नीला रंग प्राप्त होता है तो उसमें मंड अर्थात कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। उसमें बैंगनी या नारंगी कलर दिखाई देता है तो उसमें प्रोटीन उपस्थित होता है। और यदि तेल के धब्बे यदि उपस्थित होते हैं तो उसमें वसा उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है कि खाद्य पदार्थों में कोई ना कोई पोषक तत्व अवश्य उपस्थित होते हैं, है ना। अर्थात एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, और ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं है जिनमें एक भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो। ठीक है, चलो अब हमने 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इनके बारे में परीक्षण किया है। क्या है, विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे शरीर के लिए क्या है, आवश्यक होते हैं और जो खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। 2.2 है, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं।
अब हमने पोषक तत्व के परीक्षण के बारे में पढ़ा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस वाले खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्री में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें वसा होता है, इसमें प्रोटीन होता है ना। लेकिन हमें अब इनसे होता क्या है हमें ये देखना है। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, और वसा से भी हमें क्या है, एनर्जी मिलती है। लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है और वसा से भी एनर्जी मिलती है, तो ये दोनों तो समान होगा, पर इन दोनों में अंतर क्या है। तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी क्या है, थोड़े कम मिलती है, और वसा से हमें एनर्जी मतलब ऊर्जा वो हमें अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, परंतु एनर्जी और ऊर्जा तो हमें दोनों से ही मिलती है, इसीलिए वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि ऊर्जा देने वाले भोजन किसे कहते हैं, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दे दिए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट चावल है, गेहूँ है, आलू, गन्ना, पपीता, आम, बाजरा, मक्का, इनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, इसी तरह अब हमारा जैसे कि ये वसा के स्रोत हैं, पादप और जंतु दोनों दिए हैं, है ना। तो जैसे मूंगफली है, गिरी है, ये तेल है, ये हमें पादपों से मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। दूसरा बी वाले में जंतु से प्राप्त होने वाला, जैसे मांस, मछली, अंडे, घी, दूध, मक्खन, ये हमें जंतु से प्राप्त होते हैं, है ना। ठीक है, कुछ जैसे ये आयोडीन है ना, आयोडीन के स्रोत हैं, जैसे पालक है, अदरक है, मछली है। फास्फोरस के जैसे दूध है, केला है। लोह के स्रोत क्या है हमारे, जैसे यही पालक है, वो सेवफल है ना। और कैल्शियम है तो जैसे दूध है, अंडे हैं, ये खनिज लवण के स्रोत हो गए हैं। ठीक है, तो खनिज लवण हैं जिसमें आयोडीन, फास्फोरस, कैल्शियम, लोह तत्व मतलब इनकी कमी को पूरा करते हैं, है ना। ठीक है, हमारा जो शरीर है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, विटामिन डी। एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर कौन सा विटामिन बनाता है, तो विटामिन डी। ठीक है, और इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। लेकिन क्या होता है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से तो बनता ही है, लेकिन अन्य भोजन में भी विटामिन डी उपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए, जिससे हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। और रही बात सूर्य के प्रकाश की, तो जो सुबह के समय जो सूर्य का प्रकाश रहता है वही हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहता है। आप लोग ऐसे ना करने लगना कि सुबह से लेकर शाम तक आप सूर्य के सामने ही बैठे रहो, कि हमें विटामिन डी की कमी है तो हम सुबह से लेकर शाम तक सूर्य के प्रकाश में बैठ रहे हैं, जिससे हमारे विटामिन डी की जो कमी है वह पूरी हो जाएगी। ऐसा आप लोगों को करना नहीं है। हाँ, तो हमारे अब क्या है खाद्य पदार्थ में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है सबसे अधिक किस में होती है, तो चावल में होती है। ठीक है, और चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। और आहारी रेशे को किस नाम से जानते हैं हम, रुक्षांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति किससे होती है, पादप उत्पादों से होती है ना। जैसे कि खाद्यान्न है ना, दाल, आलू, ताजे फल, ये सब्जियां, ये सब क्या हैं, आहारी रेशे या फिर रुक्षांश है। ठीक है, जो हमें किससे प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जंतु से प्राप्त नहीं होते हैं। किससे, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक अपोजिट या उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे कि क्या जंतु से प्राप्त होने वाले उत्पाद आहारी रेशे या रुक्षांश होते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, नहीं। सिर्फ जो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद रहते हैं वही क्या होंगे, आहारी रेशे या रुक्षांश होंगे। आहारी रेशे या रुक्षांश क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन के लिए क्या है, आवश्यक होते हैं। ठीक है, इससे क्या है, इसका आयतन बढ़ा देते हैं। और रुक्षांश का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, क्या करते हैं वो, तो क्या है, बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालता है ना। जो बिना पचे हुए भोजन है वह बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कौन, रुक्षांश। ठीक है, आप लोग जैसे खाना खा लेते हो, ठीक है, तो आप फ्रेश नहीं होते, तो आप कहते हैं कि मेरा भोजन नहीं पचा है,
पचा नहीं है या पच गया है ना। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि वृक्षांश है ना पचे हुए भोजन नहीं, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और जो पचा हुआ भोजन रहता है उसका क्या होता है, तो वो आप एनर्जी के रूप में कार्य होता है उसका, है ना। ठीक, क्या है, एनर्जी के रूप में कार्य करते हो। जल का क्या होता है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र या पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जिस पसीना भी शरीर से पसीना आता है तो वो किसकी सहायता से आता है, जल की सहायता से। ठीक है, और सामान्यतः हमारे शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध और चाय। ठीक है ना। और इनके अतिरिक्त भोजन पकाते समय भी जल का उपयोग होता है। क्रियाकलाप 3 क्या कहता है हमारा, जैसे टमाटर की नींबू को हम काटते हैं तो हमारा हाथ गीला हो जाता है। बिल्कुल सही है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उनमें पानी की मात्रा अधिक होती है ना। और जिनमें पानी की मात्रा नहीं होती उन्हें काटते समय हमारा हाथ गीला नहीं होता है। ठीक है, और कुछ जो खाद्य पदार्थ हैं जिनमें पानी नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसे पकाते समय उसमें पानी डाल देते हैं। 3 है हमारा संतुलित आहार। तो क्या है, हम पूरे दिन में जो भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं, है ना। और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और ना ही कम। ठीक है, और हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। सारणी 2.3 है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग या विकार। ठीक है, विटामिन ए खनिज फर्स्ट क्या है, विटामिन ए। तो अभावजन्य रोग है क्षीणता या दृष्टिहीनता मतलब रतौंधी। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को रतौंधी रोग है, तो क्या होगा, उसे बहुत कमज़ोर दृष्टि है, मतलब उसे थोड़ा कम दिखाई देगा, अंधेरे के रात में भी उसे कम दिखाई देगा और कभी कभी तो उसे पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इसे रतौंधी बीमारी है, मतलब विटामिन ए की कमी है। तो आप विटामिन ए खाओ और अपनी आँखों की जो कम दिखाई देता है तो उसे पूरा करो तो आपको अच्छे से दिखाई देने लगेगा। विटामिन B1 है तो इसके लक्षण क्या है, दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। यदि आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हो, एनर्जी में कमी है, मतलब आप बेरी है, तो विटामिन B1 आप लीजिए और बेरी दूर कीजिए। विटामिन C है तो मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, मतलब स्कर्वी रोग है, विटामिन C लीजिए, स्कर्वी रोग दूर कीजिए। विटामिन D है तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, मतलब रिकेट्स, विटामिन D लीजिए और रिकेट्स को दूर कीजिए। कैल्शियम है तो कमज़ोर अस्थियाँ, है ना, और दंत छः। तो क्या अस्थि और दंत छः, तो विटामिन ये कैल्शियम की कमी से होता है ना। और आयोडीन है तो हम सुना होगा कि आयोडीन की कमी से क्या घेंगा रोग होता है। तो अब पता कैसे चलता है, तो गर्दन की ग्रंथि जो है वह फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है, घेंगा रोग, है ना, गाइटर भी बोलते हैं। ठीक है, और लोहा तत्व की यदि कमी रहती है तो कमजोरी रहती है, तो क्या है, अरक्तता की कमी होती है, मतलब अरक्तता रोग होता है, अर्थात खून की कमी। ठीक है, ये प्रमुख शब्द दिए हैं जैसे कि संतुलित आहार, बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, वृक्षांश, स्कर्वी, मंड एवं विटामिन, जिनके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और हाँ, ये आपको ये जो लोगो दिखाई दे रहा है +F करके, तो ये क्या है, FSSAI के अनुसार क्या है, ये खाद्य पदार्थों का लोगो है ये। ठीक है, और खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकृत से अभिप्राय है कि मुख्य जो भोजन है जैसे चावल, गेहूँ, तेल, दूध और नमक, तो विटामिन या खनिज को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाता है। तो संपूर्ण पोषक स्वस्थ जीवन फोर्टिफाइड। चलो ठीक है।